हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस संजय। आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 4 में, जिसमें हम वाइगॉट्स्की के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और थियरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उनके सोशियो कल्चरल थियरी, ZPD और स्कैफोल्डिंग। और साथ ही साथ हम 150 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे CTET प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। इस सीरीज़ में 10 पार्ट्स है। अगर आपने इस सीरीज़ को बीच में से देखना शुरू किया है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाए। और पार्ट 1 में मैंने सारे इंपॉर्टेंट थियरीज जैसे कि सोशियो कल्चरल थियरी, ZPD, स्कैफोल्डिंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बेसिक्स को सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सप्लेन किया हुआ है। और हर एक पार्ट में हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, टोटली 150 क्वेश्चंस। इस वीडियो सीरीज़ के 2 वर्जन्स है, एक इंग्लिश वर्जन और जो आप देख रहे हैं वो है हिंदी वर्जन। और ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। CTET पेपर 1 में वाइगॉट्स्की का कितना इंपॉर्टेंस है? अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखते हो तो कुछ क्वेश्चन पेपर्स में 30 में से 12 क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हो, अगर आप वाइगॉट्स्की के थियरीज और कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो तो। और इनके कॉन्सेप्ट्स और थियरीज बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रिमेंबर है। और क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी का बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो NEP के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप वाइगॉट्स्की से फेमिलियर हो तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक बच्चा और उसके टीचर के बीच का कॉन्वर्जेशन दिया गया है। और बच्चा शुरू करता है इस कॉन्वर्जेशन को ये बोल के कि मैं इस पज़ल को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे टीचर जो है वो कुछ क्लूज़ और हिंट्स दे रही है ताकि बच्चा खुद वो पज़ल को सॉल्व कर पाए। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचर जो है वो सपोर्ट कर रही है बच्चों को, ताकि बच्चा खुद ये पज़ल को सॉल्व कर पाए। और इस तरह का सपोर्ट जो है उसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी बच्चे नया नॉलेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। अब आंसर चॉइसेस में कुछ वर्ड्स है जिनके मीनिंग्स अगर आप जानते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली आंसर कर सकते हो, जैसे कि एम्बिग्यूअस, इररिलेवेंट, एलियन, फॉरेन और करंट कॉग्निटिव लेवल। तो आपको इन सब वर्ड्स या फिर फ्रेजेस के मीनिंग्स को देख लेना चाहिए एक बार। लास्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है व्हाट इज़ एक्सट्रीमली बियॉन्ड देयर करंट कॉग्निटिव लेवल। अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड बच्चे को 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी सिखाने की कोशिश करते हो तो बच्चा उससे कनेक्ट नहीं कर पाता, रिलेट नहीं कर पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो क्योंकि वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके करंट कॉग्निटिव लेवल के परे है, तो उस इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ नहीं कर सकता और उससे कोई भी नया नॉलेज वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। तो ये एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कम्प्लीटली एलियन एंड फॉरेन टू देम। अगर आप इंडियन बच्चों से बात कर रहे हो, अगर आप बोलते हो कि बच्चों को ब्रेकफास्ट में टॉर्टिलास और टैकोस खाना चाहिए, तो टॉर्टिलास और टैकोस जो है वो मेक्सिकन फूड आइटम्स है जो कि ज़्यादातर इंडिया में नहीं खाए जाते। तो क्योंकि ये एलियन एंड फॉरेन कॉन्सेप्ट्स है तो बच्चे इससे इजीली रिलेट नहीं कर पाते, तो शायद बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा कि आप क्या बात कर रहे हो। तो इस इंफॉर्मेशन को वो अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते और उससे नया नॉलेज नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाते। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एम्बिग्यूअस एंड इररिलेवेंट फॉर देम। एम्बिग्यूअस यानी कन्फ्यूजिंग, इररिलेवेंट यानी कि जो उनसे कनेक्टेड नहीं है। तो अगर कोई भी चीज़ जो है वो एम्बिग्यूअस है या फिर इररिलेवेंट है तो बच्चे उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो इस इंफॉर्मेशन को वो यूज़ नहीं कर सकते नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि करेक्ट आंसर है यहाँ पे। व्हाट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड बाय देम। जो बच्चे ऑलरेडी समझ चुके हैं और जिसमें वो यकीन करते हैं। तो अगर आप कोई भी नया इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो एग्जिस्टिंग नॉलेज से वो कनेक्ट करते हैं और एडिशनल नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है व्हाट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड बाय देम, ये करेक्ट आंसर है। चिल्ड्रन लर्न बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यानी कि इनमें से कौन सा एक्टिविटीज़ है जिनके थ्रू बच्चे कुछ सीख सकते हैं। अब अगर आप सारे ऑप्शंस को देखते हो तो सारे एक्टिविटीज़ जो है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ है, जैसे कि ऑप्शन 4 डूइंग, बच्चे जब हैंड्स ऑन कुछ करते हैं उससे वो सीख पाते हैं। नेक्स्ट, सीइंग, अगर बच्चों को आप कुछ दिखाते हो तो वो उससे भी वो नॉलेज गेन कर पाते हैं। लिसनिंग, जब वो टीचर की बातें सुनते हैं तो उससे भी वो नॉलेज गेन करते हैं। और रीडिंग, जब वो पढ़ते हैं तो उसके थ्रू भी वो कुछ लर्न कर पाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 1, 2, 3 एंड 4। 4 से 5 साल के जो बच्चे हैं वो कभी कभी खुद से बातें करते रहते हैं। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार इस तरह खुद से बातें करने को क्या कहा जाता है। अब लेव वाइगॉट्स्की 3 तरह की स्पीच के बारे में बोलते हैं। पहला है पब्लिक स्पीच,
जो कि 2 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी दूसरों से कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच जो है वो सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि खुद अपने आप को समझाने के लिए या फिर अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर या फिर साइलेंट इंटरनल स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे 4 to 5 ईयर्स की बात हो रही है, तो प्राइवेट स्पीच जो है वो 4 ईयर से शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ पे लेव वाइगोट्स्की के अनुसार ये जो अपने आप से बात करना है वो प्राइवेट स्पीच है और ये अपने खुद के थॉट प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए यूज़फुल होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि स्कूल में बच्चों के लर्निंग को इनमें से कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं कि तो हम ये देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली बेस्ड है लेव वाइगोट्स्की के थियरी पर, यानी कि सोशल फैक्टर्स, सोशलाइजेशन, पीयर रिलेशंस जो भी सोशल फैक्टर है, और कल्चरल वैल्यूज़। तो ये तीनों जो है वो लेव वाइगोट्स्की के थियरी पे बेस्ड है। तो करेक्ट आंसर में जो है वो 1, 2 और 3 होने चाहिए, क्योंकि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स और लैंग्वेज ये तीनों जो है वो बच्चों के लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो करेक्ट आंसर में क्योंकि 1, 2 और 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 तीनों है। और अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, सेल्फ एस्टीम ऑफ चिल्ड्रन, सेल्फ एस्टीम को हम सेल्फ इम्पॉर्टेंस या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बुला सकते हैं। तो बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी उसके लर्निंग को बहुत इफेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर में 4 भी होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो बच्चे के लर्निंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब टू इनकलकेट ए कल्चर ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग, यानी कि लर्निंग दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने पे जो इंपॉर्टेंस देता है, ना कि जस्ट मेमोराइजेशन या फिर रट्टा मारने पे नहीं। तो ऐसे अगर समझने को इंपॉर्टेंस दे के अगर क्लास में लर्निंग करवाना है तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से आंसर कर सकते हैं। पहला है वाइगोट्स्की की थ्योरी को यूज़ करके, क्योंकि वाइगोट्स्की जो है वो सोशल फैक्टर्स की बातें करते हैं और उनमें पीयर इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लासरूम लर्निंग के लिए। तो पीयर इंटरेक्शन जो है, जो दूसरे बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो कोऑपरेशन हो गया या फिर कोलैबोरेशन हो गया। तो वाइगोट्स्की के अनुसार भी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगर हम एनईपी को देखते हैं तो एनईपी भी जो है वो इंटरैक्टिव और कोलैबोरेटिव क्लासरूम की बात करता है। तो एनईपी को यूज़ करते हैं तो भी ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग शुड बी एनकरेज बाय डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट्स या बेसिक्स ठीक से सिखाना है तो इनमें से कौन से अप्रोच को यूज़ करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से आंसर कर सकते हैं, एक तो एनईपी को यूज़ करके या फिर वाइगोट्स्की की थियरी को यूज़ करके। अगर एनईपी को देखते हैं तो एनईपी बोलता है कि लर्निंग का फोकस जो है वो रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, और रोट लर्निंग यानी मेमोराइजेशन और पनिशमेंट शुड बी डिस्करेज्ड। यानी कि रोट लर्निंग का मतलब है रट्टा मारना, आपको समझ में आए या ना आए आप सिर्फ उसे मेमोराइज कर रहे हो। मेमोराइजेशन भी वही है, और पनिशमेंट यानी कि डरा के बच्चों को कुछ मेमोराइज करवाना या सिखाना जो है वो, ये तीनों एस्पेक्ट्स को एनईपी डिस्करेज करता है। अब अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो पहला बोल रहा है पनिशमेंट एनईपी के अनुसार ठीक नहीं है, तो इसे एलिमिनेट करते हैं। आस्किंग चिल्ड्रन टू मेमोराइज द करेक्ट कॉन्सेप्ट्स, यानी कि बच्चे सिर्फ उसे याद कर रहे हैं, उनको समझ में आए या ना आए वो सारे कॉन्सेप्ट्स को बस मेमोराइज कर रहे हैं, तो ये भी एनईपी के अनुसार ठीक नहीं है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। लास्ट वाला है रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस। रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी मेमोराइजेशन ही है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो सिर्फ एक ही आंसर चॉइस बचता है, ऑप्शन 2, जो कि गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू रीजन, यानी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि चिल्ड्रन को, बच्चों को बेसिक्स ठीक से समझ में आए, और हम उन्हें इनकरेज करते हैं खुद सोचने के लिए, खुद रीज़न करने के लिए, ताकि वो खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है, और ये स्कैफोल्डिंग का भी एक एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। Constructivist view of learning suggests that children dash construction of their own knowledge. यहाँ पे हमें इस ब्लैंक को फिलअप करना है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू की बात हो रही है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ये बोलता है कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर ओन माइंड। तो यहाँ पे कीवर्ड है एक्टिव। तो सारे आंसर चॉइसेस को अगर हम एवेल्युएट करते हैं तो पहला बोल रहा है हैव नो रोल टू प्ले इन, गलत है।
आर सोली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स, ये भी गलत है क्योंकि बच्चे दूसरे बच्चों के से इंटरेक्शन से भी सीखते हैं, तो सोली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स इंटरेक्ट है। प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड एक्टिव मौजूद है तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर हम इसे यहाँ पे ब्लैंक में डाल के देखते हैं तो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट वाला है आर सोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स, ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के थ्रू नहीं बल्कि इंटरैक्शंस टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, पीयर्स के साथ, इन सब इंटरैक्शन से वो बहुत सारा नॉलेज गेन करते हैं। तो सोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स जो है वो गलत ऑप्शन है। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू की बात कर रहे हैं तो एक शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं, वो है कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अगर उसमें एक्टिव लर्निंग मौजूद है तो वो करेक्ट आंसर है। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जॉन पियाजे एंड लेव वाइगॉट्स्की डिफाइन लर्निंग एज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है तो कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि बच्चे अपने दिमाग में एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड है एक्टिव। तो अगर हम सारे आंसर चॉइसेस को अवैल्यूएट करते हैं तो लास्ट वाला जो आंसर है उसमें एक्टिव कीवर्ड मौजूद है, और ये ऑप्शन बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, यानी बच्चे जो है वो इन्फॉर्मेशन को लेके उसका मीनिंग निकालते हैं थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट। तो ये करेक्ट आंसर है। अब अगर हम सारे ऑप्शंस को एक बार कंसिडर करते हैं तो पहला बोल रहा है एक्विजिशन ऑफ स्किल्स। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स जो है वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि अगर बच्चे को बेसिक्स या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आए हैं तो भी वो कुछ स्किल्स को एक्वायर कर सकता है प्रैक्टिस के थ्रू। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म के व्यू के अनुसार नहीं है, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, कंडीशनिंग ऑफ रेस्पॉन्सेस। कंडीशनिंग ऑफ रेस्पॉन्सेस जो है वो बिहेवियरल ट्रेनिंग हो गया, यानी कि यहाँ पे बच्चा एक सिचुएशन में एक तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि उसे उस तरह रिस्पॉन्ड करने के लिए सिखाया गया है। अगर उसे बेसिक्स या कॉन्सेप्ट्स नहीं भी समझ में आए तो भी वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे कंडीशनिंग ऑफ रेस्पॉन्सेस जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी के अनुसार नहीं है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट, पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस। पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस भी ड्रिल एंड ट्रेनिंग ही तो है, तो इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट वाला, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो फिर से आपको वो शॉर्टकट को याद रखना है। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है तो यूजुअली आंसर चॉइस में एक्टिव एक कीवर्ड मौजूद होना चाहिए। डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी बच्चे का डेवलपमेंट जो है इनमें से कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अब बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो दो मेन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। पहला है नेचर, यानी जो हमारे अंदर है, जो कि हमारे डीएनए के अंदर है, जो हमारे जीन्स के अंदर है, यानी कि जेनेटिक मेकअप, ये नेचर होता है। और नर्चर, यानी किस तरह से उस बच्चे को बढ़ावा मिल रहा है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो पल बढ़ रहा है। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है, ये दोनों जो है वो नर्चर के पार्ट होते हैं। तो जेनेटिक मेकअप जो है वो नेचर का पार्ट है और सोशल कल्चरल फैक्टर्स और फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो नर्चर का पार्ट है। यानी ये तीनों फैक्टर्स जो है वो बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 जो लास्ट वाला है वो करेक्ट आंसर है। डिस्कशंस इन ग्रुप्स, यानी ग्रुप डिस्कशन और पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स, तो इस तरह के अगर सिचुएशंस है तो ये किस तरह का क्लासरूम कहलाता है। अगर हम वाइगॉट्स्की के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं तो ग्रुप डिस्कशंस और पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है ये दोनों जो है वो सोशल इंटरेक्शंस है, यानी कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है। अगर सोशल इंटरेक्शंस है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है। तो करेक्ट आंसर है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम को हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम भी बुला सकते हैं। अब बाकी ऑप्शंस को भी एक बार एवेल्यूएट कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, यहाँ पे क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? नहीं, क्योंकि बच्चों को ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए और टीचर से इंटरेक्ट करने के लिए भी इनकरेज किया जा रहा है। तो ये टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, बिहेवियरिस्टिक, यानी क्या इस क्लासरूम में सिर्फ बच्चों को एक तरह के बिहेवियर के लिए सिखाया जा रहा है कि अगर आपको क्लासरूम में इसी तरह बिहेवियर करना है, इसी तरह से आपको दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है? नहीं, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और टीचर के साथ इंटरेक्शन को इनकरेज किया जा रहा है। तो ये बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम भी नहीं है। और लास्ट वाला है टीचर सेंट्रिक, यहाँ पे बच्चों को भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है क्योंकि बच्चे ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये
टीचर सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि सिर्फ टीचर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। तो सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तो भी करेक्ट आंसर है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। अगर हम वाइगॉट्स्की के प्रिंसिपल यूज़ करते हैं तो ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, जो कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम बुलाया जा सकता है। During a task, Saina is talking to herself about ways in which she can proceed with the task। यानी एक काम कर रही है और साइना उस काम करते समय अपने आप से खुद से बातें कर रही है। वो खुद को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि उस टास्क को वो कैसे कंप्लीट कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की's आइडियाज़ ऑन लैंग्वेज, इस तरह का प्राइवेट स्पीच जो है उसे क्या कह सकते हैं। अब लेव वाइगॉट्स्की के थियरी के अनुसार प्राइवेट स्पीच, जहाँ पे बच्चे खुद अपने आप से बातें करते हैं लाउडली, तो वो प्राइवेट स्पीच जो है वो सेल्फ रेगुलेशन या फिर सेल्फ गाइडेंस के काम आता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो बोल रहा है सेल्फ रेगुलेशन, तो ये करेक्ट आंसर है। फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट, यानी बच्चे जिस तरह के टास्क या असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो क्लासरूम में कहीं पे जाके बैठ सकते हैं। और लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स, यानी बच्चे जो है वो ग्रुप्स बना के ग्रुप इंट्रैक्शंस के थ्रू, पीयर इंट्रैक्शंस के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से क्लासरूम में पाए जाते हैं। तो अगर हम वाइगॉट्स्की की थियरी को देखते हैं तो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप इंटरेक्शन हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन या फिर पीयर इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है। तो करेक्ट आंसर है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में क्या हमें ये बताया जा रहा है कि बच्चों को एक तरह का बिहेवियर के लिए सिखाया जा रहा है कि क्लास में आपको सिर्फ इसी तरह बिहेव करना है। नहीं, तो ये बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम नहीं है। नेक्स्ट, क्या यहाँ पे टीचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है क्योंकि उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है और उनको ग्रुप लर्निंग के लिए इनक्रेज किया जा रहा है। तो ये टीचर सेंट्रिक नहीं है। और क्या यहाँ पे टेक्स्ट बुक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। नहीं, तो ये टेक्स्ट बुक सेंट्रिक भी नहीं हो सकता। गिविंग क्यूज़ टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों को अगर हम क्यूज़ या फिर क्लूज़ दे रहे हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ पाएँ, और अगर हम उन्हें सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं जब वो लर्निंग कर रहे हैं, तो इन्हें क्या बुलाया जाता है। अगर हम वाइगॉट्स्की की थियरी को देखते हैं तो वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि अगर हम बच्चों को क्लूज़ या फिर क्यूज़ देते हैं जबकि वो कुछ सीख रहे हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को बेटर तरह से, अच्छी तरह से समझ पाएँ, और अगर हम उन्हें सपोर्ट ऑफर करते हैं ताकि उनके लर्निंग को हम सपोर्ट कर सकें, तो इसे हम स्कैफोल्डिंग बुलाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है स्कैफोल्डिंग। Giving students an opportunity to discuss their experiences of celebrating festivals in the classroom and building upon that information is an example of what। यहाँ पे बच्चे जो है वो क्लासरूम में कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सोशल इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन वो डिस्कस कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि कल्चरल इन्फॉर्मेशन को वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये डिस्कशन जो है वो लैंग्वेज के थ्रू होता है, और यहाँ पे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को लेके नॉलेज को बिल्ड किया जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सोशल इंट्रैक्शन, कल्चरल इनपुट्स और लैंग्वेज, ये तीनों फैक्टर्स है। यानी कि अगर हम वाइगॉट्स्की की थियरी को यूज़ करते हैं तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, तो ये करेक्ट आंसर है। और इसके साथ हमने इस पार्ट के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स या फीडबैक है तो नीचे पोस्ट कर दीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी फिर से मिलता हूँ अगले पार्ट में।